Hello guys, welcome to my new video. This is Krishna Talwar and welcome to all my channel कृष्णा क्लासेस 360। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेकंड। ये इकोनॉमी का चैप्टर आपका रहने वाला है, अर्थशास्त्र का ये चैप्टर है। तो इसमें क्या है, हम जो चैप्टर का नाम है पहले चैप्टर के नाम को देख लेते हैं। इसमें देखेंगे संसाधन के रूप में लोग। तो जो लोग हैं किसी देश के लिए किस प्रकार एक संसाधन बन सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल हम इसमें जानने वाले हैं। और देखें तो ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जहाँ भी क्या है आपका एनसीईआरटी आती है उन सभी एग्ज़ामों के लिए ज़रूरी है। या आपका एचटेट हो, सीटेट हो, ईएमआरएस हो या एनवीएस हो, केवीएस हो, DSSS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए एक तरीके से ज़रूरी क्लास है। तो चलिए अपना शुरू करते हैं जो चैप्टर है हमारा। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम अवलोकन करेंगे। देखो अवलोकन में सारी के सारी जो चैप्टर में बात बता रखी है इसी छोटे से पहलू में आपका अवलोकन में सारा कुछ बता दिया जाएगा। उसके बाद में क्या हम डिटेल से क्या है फिर उसके बाद में चैप्टर को देखेंगे। तो कर लेते हैं अपने चैप्टर का हम अवलोकन। तो देखिए अवलोकन में क्या रखा, देखो संसाधन के रूप में लोग, जो हमारे चैप्टर का नाम है कि संसाधन के रूप में लोग, अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। तो एक तरीके से क्या है यहाँ पर जो लोग हैं उनके यहाँ पर देखिए तो जनसंख्या की बात नहीं की गई है। एक तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं किसी देश के लिए वो जनगणना के लिए नहीं है। एक तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर किसी देश के लिए एक परिसंपत्ति के रूप में हैं, उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लें कि जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवा में निवेश किया जाता है। जब हम देखें तो शिक्षा में, चिकित्सा में और क्या प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग होती है उसमें जब निवेश किया जाता है तो जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम तो सबसे पहले आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बच्चा है जिसने क्या है 12th पास की है। उसके बाद में क्या करता है वो कोई अच्छा सा कोर्स कर लेता है। जैसे आपको बताऊँ कि वो नीट क्वालिफाई करके क्या है डॉक्टर बन जाता है, MBBS डॉक्टर बन जाता है। उसके बाद में क्या है वो क्या बन चुका है, वो किसी देश के लिए एक तरीके से क्या है, वो किसी देश के लिए एक पूंजी तो है, क्योंकि क्या है वो डेवलप कर रहा है देश को और डेवलप करेगा। सबसे पहले क्या है निवेश क्या है, क्योंकि क्या है हमने सबसे पहले उसके ऊपर देखें तो 12th क्लास तक, उसके बाद में क्या है नीट क्वालिफाई करने के लिए पैसा लगाया है। तो सबसे पहले हम निवेश करेंगे, उसके बाद में क्या है हमें फ़ायदा होगा। तो इस एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जो मानव है हमारे लिए संसाधन कैसे हैं, ये हम एक तरीके से जाना है। तो देखेंगे वास्तव में मानव पूंजी, कौशल और क्या उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का क्या है स्टॉक है। तो हमने आपको पहले बताया कि जो मनुष्य है अगर उसमें कौशल है और क्या है वो उत्पादन कर सकता है तो ये क्या है उत्पादन का ज्ञान का ये स्टॉक है जो किसी भी देश में मानव है। ये है बात। अब थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं इसके लिए। देखो परिचय में जानेंगे कि संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। देखो थोड़ा सा ये हल्का सा पेचीदा सा, बाकी इतना हार्ड नहीं, बहुत आसानी से समझना। देखो किसकी बात करता है, मान लो एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है और वो क्या है किसी देश के डेवलपमेंट में योगदान देता है। देखिए तो किस प्रकार एक तरीके से योगदान दे रहा हो कि वो कमाता है और क्या है सरकार को क्या है जैसे टैक्स देता, पे करता है, जिससे क्या है। और एक देखें तो दूसरा व्यक्ति है जो विदेश में जाता है और क्या है वो वहाँ से पैसा अर्जित करता है। जो यहाँ पर देखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पर लाइन है एक, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या है अपने योगदान को क्या है कि क्षमता पर बल देता है। ये क्या चीज़ है सकल घरेलू उत्पाद, इसे अगर देखें तो इंग्लिश में कहते हैं GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब देखो ये है क्या, एक देखेंगे हम GDP होता है, एक होता है आपका GNP। तो GDP आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, और ये है GNP। तो देखो GNP या आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद है क्या, ये एक तरीके से देखें तो विदेशों से अर्जित शुद्ध आय है। ये मानो कोई व्यक्ति विदेश में है और वहाँ से क्या है पैसा अर्जित कर रहा है, तो वो क्या है एक तरीके से हमारी GNP हो जाएगी।
परंतु जीएनपी कब तब काउंट होती है, मान लो कोई विदेशी यहाँ भी काम करते हैं बहुत सारे, उनके पैसों को काटकर जो भारत में पैसा आ रहा है वो है। इसीलिए तो क्या है, विदेश से आई जो है अर्जित शुद्ध आय है, तभी शुद्ध आय निकलेगी। ये एक तरीके से क्या है हमारा सकल राष्ट्रपतिवाद में क्या उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। यहाँ तक हम देख चुके हैं। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। अगर देखें जिस प्रकार हमारे खनिज संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, उसी प्रकार क्या है मानव भी एक संसाधन है। ये हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। वैसे तो जो हमारा 8th क्लास में देखा हमने, देखो एक मानव संसाधन है, यहाँ तक देख चुके हैं। यह विशाल जनसंख्या का एक क्या है सकारात्मक पहलू है, जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंचने से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। अगर यहाँ पर देखें जनसंख्या जो हमारे एक तरीके से किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक है, उसे हम तब भूल जाते हैं जब जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण क्या है हम तक सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। ये हमारे एक तरीके से नकारात्मक पहलू है, परंतु सकारात्मक पहलू भी तो है। अगर देखें जो हम कुछ भी एक तरीके से शिक्षा ग्रहण करके और उसके बाद में क्या है हम कोई कौशल ग्रहण करके हम अपने देश में उन्नति के लिए एक तरीके से कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार हम ऐसे देख सकते हैं। चलते नेक्स्ट है जो हमारा है जब इस विद्यमान मानव संसाधन को क्या है और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब इसे क्या मानव पूंजी मतलब निर्माण कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण क्या है, जब एक तरीके से एक व्यक्ति को पढ़ा लिखा कर उसे शिक्षित कर दिया जाता है, उस वक्त क्या है हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करती है। जिस प्रकार कोई भौतिक वस्तु होती हैं जिन्हें एक तरीके से हम देख सकते हैं तथा छू सकते हैं, जैसे हमारा पैसा है और देखें हमारा गाड़ी है, घोड़ा है, जो भी एक तरीके से जिन्हें हम देख सकते हैं छू भी सकते हैं, वो हमारे क्या है भौतिक चीज़ें हैं। इसी प्रकार क्या मानव भी एक संसाधन है किसी देश के लिए। चलते हैं थोड़ा आगे। देखो लास्ट में देखा है नीचे कि मानव पूंजी में निवेश जैसे कहाँ पर निवेश कर सकते हैं, उसकी शिक्षा में, प्रशिक्षण में और स्वास्थ्य सेवा द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है कि हमें क्या है अगर हम एक बार निवेश कर देते हैं अपने बच्चों पर, तो उसके बाद में क्या है हमें प्रतिफल मिलता है उसका, कि जिसमें मतलब डायरेक्शन हम भेजते हैं बच्चों को, वहाँ पर एक तरीके से जब सफल हो जाता है तो हम सोचते हैं कि एक तरीके से क्या है हमारे लिए फिर संसाधन तो बन जाता है वो, और हमारे लिए तथा देश के लिए एक तरीके से वो संसाधन बन जाता है। शिक्षित या क्या है बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण क्या होने वाले अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। एक तरीके से हम इसे देख भी सकते हैं कि कोई एक तरीके से व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, उसके बाद में उसे जॉब लग जाती है, तो इस रूप में हम उसे देख भी सकते हैं। तो चलते एक तरीके से आगे। यहाँ एक तरीके से थोड़ा सा नाटकीय रूप में समझा रखा है, बाकी वो ये जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। चलते हैं थोड़ा आगे और देखिए तो इस फोटो के माध्यम से आप क्या है अच्छी प्रकार समझ पाओगे। यही मानव पूंजी है। देखो एक जो व्यक्ति है वो क्या है पढ़ लिख कर यहाँ पर क्या है डॉक्टर बन चुका है, यही तो मानव पूंजी है। एक क्या है शिक्षक बन चुका है, एक इंजीनियर बन चुका है और एक क्या है दर्जी बन चुका है। तो क्या है सभी अपनी फील्ड में एक तरीके से काम कर रहे हैं और देश को बढ़ाने में क्या मदद कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव भी एक संसाधन है किसी देश के लिए, क्योंकि क्या है वो देश को बढ़ाने में मदद कर रहा है। थोड़ा यहाँ देखते देखो, उच्च आय से न केवल क्या अधिक शिक्षित और अधिक स्वास्थ्य लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज की सभी अप्रत्यक्ष तरीके से क्या है लाभ होता है। मतलब देखिए यहाँ पर किस यहाँ पर जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें नहीं, बल्कि क्या है अप्रत्यक्ष रूप से क्या है सभी को लाभ होता है, समाज को लाभ होता है जो पढ़ लिख लेते हैं, क्योंकि क्या है उससे प्रेरणा पाकर क्या है और भी लोग फिर पढ़ने लगते हैं और इसी काम की तरफ जागृत होते हैं। इस प्रकार क्या है और भी लाभ मिलता है। देखें तो क्योंकि अधिक शिक्षित या क्या है अधिक स्वास्थ्य जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उनके शिक्षित नहीं हैं, जो मैंने अभी आपको बता दें, या क्या उन्हीं स्वास्थ्य सेवाएं इन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी जैसे से श्रेष्ठ है
अब देखो इससे श्रेष्ठ क्यों है, जो मानव संसाधन, जो मानव खुद संसाधन है उससे श्रेष्ठ क्यों है? क्यों? क्योंकि देखें तो मानव क्या है, इन चीज़ों का उपयोग करता है, परंतु क्या कोई वस्तु दूसरी वस्तु को उपयोग कर सकती नहीं। मानव क्या है, इन सारी वस्तुओं को क्या उपयोग कर सकता है, इसलिए क्या मानव एक संसाधन है। चलते नेक्स्ट देखो, पूंजी का उपयोग कर सकता है, भूमि और पूंजी अपने आप उपयोग नहीं कर सकती, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ये तो हो गया। देखो चलते आगे, अनेक शहरों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक क्या है, परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है। अगर इससे पहले देखें भारत में कि जो मानव को पहले एक परिसंपत्ति समझा जाता था, बाकी अब देखें तो सॉरी एक दायित्व समझा जाता था, बाकी क्या है अब एक तरीके से संपत्ति के रूप में समझा जाता है। ये है पॉइंट। तो चलते हैं आगे, यहाँ पर एक कहानी देखेंगे, बहुत अच्छी कहानी है, चैप्टर में ये लगा लो, ये समझ रहे आगे स्टोरी आपकी तो ये पूरा चैप्टर आपके समझ में आएगा। सबसे पहले देखेंगे एक शकल की कहानी। शकल एक तरीके से व्यक्ति है या एक बालक है, बच्चा है। देखें तो शकल की आयु 12 वर्ष है। मैं आपको स्टोरी वैसे बता देता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, तो आप समझिए ताकि क्या है। देखो यहाँ पर देखेंगे शकल की जो आयु 12 वर्ष है, उसकी माँ होती है शीला, जो क्या है घर का काम करती है, और पिता होता है उनका बूटा चौधरी, जो एक क्या है किसान होते हैं जो खेतों में काम करते हैं। फिर क्या है, शकल क्या है माँ का हाथ बटाता है, जो शकल है माँ का हाथ बटाता है, और देखें और भाई जीतू और बहन उसकी होती है सीतू की देखभाल करता है। जो यहाँ पर जीतू और सीतू दे रखे हैं, दोनों ही देख सकते हो मेरा, जीतू और सीतू की देखभाल करता है, जो कौन होता है, शकल होता है। फिर उसके बाद में देखिए उसका होता है एक चाचा, चाचा जो है श्याम है, जो मैट्रिक पास किया होता है, परंतु उसे कोई जॉब नहीं मिली होती है। उसके बाद में क्या है, शकल क्या है पढ़ लिखना चाहता है, मतलब उसे क्या है फिर एडमिशन उसके घर वाले दिला देते हैं, और उसका एडमिशन क्या है हो जाता है। उसके बाद में क्या है एक वो कोर्स कर लेता है, कंप्यूटर का कोर्स कर लेता है। उसके बाद में क्या है उसे एक नौकरी प्राप्त हो जाती है एक प्राइवेट फर्म में। उसके बाद में क्या है वो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है, जिससे क्या है वो उसकी फर्म है जो उसे क्या है बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो ये है उसकी कहानी। और देखेंगे नेक्स्ट आगे, अब देखेंगे दूसरी जो कहानी हमारी वो है विलास की कहानी। विलास में थोड़ा सा देखें तो उल्टा है। अगर मैं बताऊं आपको, जो शकल और विलास है दो मित्र होते हैं, एक ही गांव से होते हैं और लगभग लगभग एक ही उम्र के होते हैं, क्योंकि देखिए विलास 11 साल का है और शकल 12 साल का होता है। तो देखिए थोड़ा सा आगे मैंने आपको बताया कि क्या है, अब देखेंगे विलास की कहानी। तो विलास की आयु 11 वर्ष होती है। उसके पिता होते हैं महेश, जो क्या होते हैं एक मछुआरे होते हैं, परंतु क्या है उनके पिता कहें तो महेश की जो मृत्यु है, मतलब जब हो जाती है तब विलास की आयु 2 वर्ष होती है। जब विलास 2 साल का होता है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। फिर देखेंगे उसकी माँ होती गीता, जो क्या है मछली बेचती है, क्योंकि उसके पिता मछुआरे थे तो उन्हें भी क्या है काम करना पड़ा। जो क्या है गांव में क्या है मछली बेचती हैं और अपना गुजारा करती हैं। उनकी कमाई देखें तो 150 रुपये उन्हें पर डे के हिसाब से क्या है आमदनी होती है उनकी। उसके बाद देखेंगे विलास जो होता है उसे एक रोग हो जाता है गठिया का। उसे गठिया एक तरीके से बाय होती है जो पैरों हाथों में हो जाती है, तो गठिया का रोग हो जाता है। उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। उसके बाद देखें तो जिसके कारण क्या है वो स्कूल नहीं जा पाता है। देखें तो उसका इंटरेस्ट नहीं होता स्कूल जाने के लिए, वो घर के काम में अपनी माँ की हाथ बटाता है और देखें वो घर के काम में लग जाता है। फिर देखेंगे माँ उसकी बीमार पड़ जाती है, फिर उसे क्या है उसे भी गांव में मछलियाँ बेचनी पड़ती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो समझाने का उद्देश्य ये है कि शकल पढ़ लिख जाता है परंतु क्या है विलास अनपढ़ रह जाता है। एक तो देखेंगे जो शकल है उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है और अच्छी उसे जॉब मिल जाती है और घर का एक तरीके से देखें तो अच्छे से गुजारा हो रहा होता है। परंतु अगर देखें विलास के बारे में तो विलास एक तरीके से क्या अनपढ़ रहने के कारण क्या है उसका एक तरीके से अच्छे से गुजारा नहीं हो पा रहा है। ये एक तरीके से दोनों की कहानी है। और देखें तो इसमें भी यही बता रखा है एक तरीके से शकल और विलास की कहानी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट। अगर देखें यहाँ वही कहानी सारी की सारी, इधर देखें तो शकल के बारे में क्या है नीचे देख सकते हो कि माँ की भांति क्या है मछली बेचकर वही सारी की सारी कहानी अपनी जीविका चलाता है, यापन करता है। इसलिए वह अपनी माँ की तरह ही अकुशल श्रमिक का वेतन पाता है। अब देखें थोड़ा नीचे देखें, दो हमने क्या है दोनों की कहानी अच्छे से जान ली है। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही एक तरह होते हैं।
जो बार बार वही पॉइंट आ रहे हैं देखें। तो अगर हम मानव पर, मनुष्य पर क्या है खर्च करते हैं, देखें तो निवेश करते हैं, तो हमें क्या है उसी पर प्रकार क्या है फल मिलेगा। जिस प्रकार क्या है हम जमीन पर पैसा लगाते हैं या किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसी प्रकार क्या है हमें भी इसमें भी फल मिलेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया, एक बच्चा जो क्या है जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया है, स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं, इसलिए इस प्रकार वे अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्कर बन जाता है। देखें तो एक चक्कर सा बन चुका है, गौर से देखें। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाता है, फिर उसके बच्चों को पढ़ाएंगे, एक तरीके से क्या चक्कर नहीं बन गए, तो ये क्या है सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए क्या है देख सकते हैं कि सभी फिर पढ़े लिखे हो जाएंगे और शिक्षित, देखें शिक्षित भी और स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देंगे। इसके विपरीत स्वयं भी क्या है अब देखें, इसके विपरीत स्वयं भी क्या है अशिक्षित और क्या है अस्वस्थता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर देते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से क्या है वंचित स्थिति में रखते हैं। ये हो जाएगा, जो पढ़े लिखे होते हैं उनका चक्र अलग बनता है, जो अनपढ़ रह जाते हैं उनका चक्र एक तरीके से अलग से बन जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ एक तरीके देखें, जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। जो देख सकते हैं कि हमारा जो जापान देश है, तो वो क्या है डेवलप क्यों कर पाया, क्योंकि क्या है उसने अपने मानव देखें तो अपने लोगों पर पैसा खर्च किया है, जिसके कारण क्या है वो अपने देश के लिए संसाधन बन पाए हैं। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकास धनी देश है, यह क्या है विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में निवेश किया है। उन लोगों ने क्या है भूमि और क्या है पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है। इन लोगों ने जो कुशलता और क्या है प्रौद्योगिकी विकसित की, उसे ये देश धनी विकसित बना है। एक तरीके से उनके लोगों ने जो डेवलपमेंट किया है उसी से क्या है ये देश धनी देश बना है। थोड़ा सा और आगे देखें, यहाँ से देखिए हेडिंग है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप देख लेते हैं। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलाप में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछलियाँ बेचता है और क्या है शकल को एक फार्म में नौकरी मिल जाती है। विभिन्न क्रियाकलापों को तीन, यहाँ से देखें हम, ये हमने एक तरीके से ज्योग्राफी का चैप्टर है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। अगर हम समझाने की कोशिश करें, ये बिल्कुल सारा का सारा ये दे रखा है, इसे अगर देखें तो एक ही बार में हम समझ लेंगे अच्छे से। प्राथमिक क्रिया क्या होती है, द्वितीय क्या होती है, तृतीय क्या होती है, यहीं से समझें। तो प्राथमिक क्रिया वो होती हैं जो प्रकृति से जुड़ी हों, जैसे देख सकते हैं पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सारी की सारी क्या एक तरीके से हमारी प्राथमिक क्रिया हैं, जिसमें खनिज भी आ जाते हैं। द्वितीय क्रिया में देखेंगे तो हमारी द्वितीय क्रिया वो हैं कि जिनका मानव एक तरीके से विनिर्माण करता है। जो कंपनी फैक्ट्री में क्या है जो भी सामान बनता है वो हमारा द्वितीय क्रिया में आएगा। और अगर देखें हमारी जो तृतीय क्रिया है वो हमारे क्या है सेवा क्षेत्र है। तृतीय क्रिया हमारा कौन सा है, सेवा क्षेत्र होता है। जैसे बैंक है, आपका रेलवे है, बीमा है, संचार है, परिवहन एक तरीके से दे रखा सारा का सारा, ये सारी की सारी क्या है हमारी तृतीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में क्या है क्रियाकलाप की क्या है फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है आर्थिक क्रियाएं कितनी हमारी, आर्थिक क्रियाएं तीन कहलाती, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। आर्थिक क्रियाओं के दो भागों में मतलब होते हैं। यहाँ से देखें इन आर्थिक क्रियाओं को भी हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हाँ देखो, एक तो बाजार क्रियाएं और एक क्या है गैर बाजार क्रियाएं हैं। इनके बारे में हम जानेंगे। एक तो होती है हमारी कौन सी बाजार क्रियाएं और दूसरी होती है हमारी गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं में क्या है वेतन या लाभ के उद्देश्य से, क्योंकि क्या है
वेतन और लाभ के उद्देश्य से क्या है ये क्रियाएं हाँ की गई क्रियाओं के लिए परिश्रम का भुगतान किया जाता है। यहाँ पर देखिए बाजार में हम कोई वस्तु ले गए, वहाँ से क्या है हमें भुगतान मतलब उसके लिए पैसे मिले हैं, कोई वस्तु बेचने गए। इससे क्या सरकारी सेवा सहित के वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से क्या है अभिप्राय स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन है। मतलब जो हम क्या है हमारे पास कोई ज़मीन है, हमारे पास ज़्यादा ज़मीन ना होकर थोड़ी ज़मीन है, जिससे क्या है हमारा ही गुजारा हो पा रहा है, तो उन्हें हम एक तरीके से क्या है कौन सी क्रिया कह सकते हैं, गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रिया वो है जैसे हमारे पास मान लो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 20 एकड़ है और हमारा जो गुजारा 1 एकड़ से हो जाता है, तो 19 एकड़ की जो अनाज हम बाजार में बेच आते हैं वो होते हैं हमारी बाजारी क्रियाएं। और मान लो किसी पड़ोसी के पास क्या है एक ही किला है, तो उसके पास क्या एक ही देखें 1 एकड़ है, तो उस स्थिति में देखें तो उनका क्या है गुजारा उसी से हो पाएगा। इसलिए क्या है हम अच्छे से समझ चुके हैं कौन कौन से हम बाजार क्रिया और क्या है गैर बाजार क्रियाओं को समझ चुके हैं। चलते हैं आगे। देखो यहाँ पर एक तरीके से क्या है फोटो दे रखा है बहुत अच्छे से, आपका फोटो है कि देखो ये फोटो क्या है हमारा क्या है प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय। प्राथमिक क्रिया देखिए तो हमारा देखो जो ट्रैक्टर है जो खेत जोत रहे हैं, एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं अपनी कृषि कर रहे हैं, कृषि हमारे आ जाएगी प्राथमिक क्रिया में। यहाँ पर क्या है दूसरे में क्या है विनिर्माण का कार्य हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या हो रहा है हमारा द्वितीय क्रिया है। और देखो ये हमारा सेवा क्षेत्र जो जहाज है देख सकते हो इधर आप, और क्या है यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा पानी का जहाज है, ये दोनों क्या है हमारे किस में आ जाएंगे परिवहन में आ जाएंगे, तो इसलिए क्या है हमारे किस में आते हैं क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से देखें देखो प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का, यहाँ से देखें अचल संपत्ति का क्या है स्वयं लेखा उत्पादन आता है। यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप दे रखा है, आप इस क्रियाकलाप को बिल्कुल अच्छे से देखें तो इसमें कुछ नहीं ज़्यादा क्रियाकलाप में एक आप ये कह रहा देखो अपने निवास क्षेत्र के निकट स्थित गांव अथवा कॉलोनी में जाएं और उसे गांव कॉलोनी के लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को देखें। यहाँ पर बता रखा है कि एक बच्चे का काम है देखें कि आस पड़ोस में जाएं और देखें कौन लोग किस क्रियाकलाप में है, प्राथमिक क्रिया में, द्वितीय में, तृतीय में। आप फिर क्या है अंदाजा लगा सकते हो कि कौन क्या है किस क्षेत्र में लगा है। अगर गांव में हो आप तो क्या है बहुत सारे कुछ व्यक्ति क्या है कहाँ लगे होंगे खेतों में प्रथम क्रिया है, कुछ लगे होंगे कहीं ना कहीं कंपनी फैक्ट्री में द्वितीय क्रिया है, और कोई बैंक में या देखें कोई ड्राइवर है या कोई क्या है तो वो क्या है हमारी तृतीय क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार क्या है आप तीनों क्रियाओं के बारे में देख सकते हो। आस पड़ोस में अपने देखो जाओ और पूछो कि कौन क्या है किस क्रियाकलाप में लगा हुआ है। तो आगे देखते हैं, यहाँ से देखें तो देखो ऐतिहासिक और क्या है सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। देखें हमें पता है कि श्रम का विभाजन होता है कि पुरुषों का काम क्या है कि वो बाहर काम करते हैं और क्या है स्त्रियों का काम होता है कि वो घर का काम करती हैं। एक तरीके से ये हमारी पूर्वाग्रह है वैसे तो, बाकी अब क्या स्त्री बाहर जाकर काम करने लगी। परंतु यहाँ देखते हैं हम आमतौर पर, यहाँ देखें आमतौर पर महिलाएं घर के काम काज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं, जो मैंने आपको बताया। शकल की माँ शीला खाना पकाती है, ये दोबारा वही स्टोरी आ जाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। शकल के पिताजी बूटा खेती में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और बेचते हैं परिवार के लिए धन कमाते हैं। ये हो जाएगा क्योंकि हम दोनों का एक तरीके से काम भी देख चुके हैं कि दोनों का क्या है काम बटा हुआ है। नेक्स्ट देखें, शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता, क्योंकि क्या है उस काम की उसके जो स्त्री है उसके काम की क्या यहाँ पर वैल्यू नहीं दी जा रही। बूटा धन कमाता है, उसे परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। ये हो जाएगा। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता, उसे सेवाओं को क्या राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि यहाँ पर हम क्या इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो क्या है यहाँ से क्या है देखते हैं कि उनकी जो आय है, आय का मतलब क्या है जो काम करती हैं उसे क्या है राष्ट्रीय की आय में क्या है कोई वो भूमिका नहीं निभा रही है। आगे देखते हैं, विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पर क्या है वो बाजार में बेच रही एक तरीके से क्या है, तो वहाँ पर क्या है वो कहीं ना कहीं देश में के क्या है जो जीडीपी है या देश के विकास में मदद कर रही है। उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय उनके शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो हमने देखा है।
शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। देखें तो क्या है, एक शिक्षा एक तरीके से किसी व्यक्ति के आय के प्रमुख निर्धारक है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो शिक्षित है, उसके पास कोई कौशल है, तो उसकी आय उसी पर डिपेंड करेगी। देखते हैं, अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है, क्योंकि उनके पास क्या है, कोई स्किल ही नहीं है, तो और ना ही शिक्षा है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम परिश्रमिक देखें तो उन्हें कम देखें तो सैलरी दी जाती है, पैसा दिया जाता है। अधिकतर क्या महिलाएं वहाँ काम करती हैं जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। तो जहाँ पर क्या है, छोटे छोटे कारखानों में या छोटी छोटी एक तरीके से वर्कशॉप में वो काम करती है, जहाँ उनकी क्या है, नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। जब मन करा लगा ली, जब मन करा निकाल दिया, तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। तो देखें, यहाँ पर क्या है, कोई कानूनी एक तरीके से सुरक्षा भी नहीं है। जैसे एक तरीके से क्या है, अनियमित रोजगार और क्या है, निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषता है। ये क्या होंगे, एक तरीके से क्या है, कैसे क्षेत्र है, अनियमित मतलब कभी जब मन किया बुला लिया और जब मन किया निकाल दिया। तो इस प्रकार की जो रोजगार है वो अनियमित रोजगार के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं में ज़्यादातर जो क्या है, महिलाएं काम करती है इसी प्रकार के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में प्रसूति, अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। देखें तो इसमें क्या है, किसी प्रकार की सुविधाएं हमें नहीं मिल पा रही हैं। यद्यपि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुष की क्या है, बराबर वेतन मिलता है। जो एक तरीके से कौन से होते हैं संगठन, जो एक तरीके से देखें नियमित जो रोजगार हैं, जहाँ पर क्या है, कंटिन्यूसली काम होता है, और जो क्या है, जिस उन्हें काम मिलता है जो शिक्षित होते हैं, तथा जो क्या है, जिनके पास कुछ कौशल है या कुछ उनके पास टेक्निक है, उन्हें क्या है जॉब मिलती है। आगे देखें, देखो, हाँ, संगठित क्षेत्र में क्या है, क्षेत्र में शिक्षण और क्या चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और क्या है, अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है। देखिए, तो जो गवर्नमेंट जॉब इस प्रकार की बात कर रहा है, प्रशासनिक सेवा मतलब जो जैसे IAS IPS है, तो उनकी तरफ क्या एक तरीके से रुख किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवाओं की क्या है, उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछो कि वह क्या बनना चाहते हैं। अगर इस तरीके की बात कहें यहाँ पर, तो जो एक तरीके से यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं, अगर जो छोटे होते हैं उनसे पूछो भैया उनके सहपाठी हैं वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो ये है। देखेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता, जो हमारा नेक्स्ट है, जनसंख्या की गुणवत्ता, ये देखते हैं। फिर बात करेंगे शिक्षा की, फिर बात करेंगे उससे आगे फिर बेरोजगारी या रोजगार की। जनसंख्या की गुणवत्ता देखो, तो इसमें गुणवत्ता क्या है, देखो, जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जो लोगों की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, कि वो उनकी जीवन प्रत्याशा क्या है, साक्षरता दर क्या है, उस पर एक तरीके से क्या है, उनके पास कितना कौशल है, इन बातों पर क्या है वो निर्भर करती है। देखिए, जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और क्या है, स्वास्थ्य जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। एक तरह से ये क्या है, किसी देश के लिए स्वास्थ्य व्यक्ति संपत्ति होती, साक्षर और स्वास्थ्य व्यक्ति संपत्ति होती किसी देश के लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर शिक्षा, इसे अच्छे से जानेंगे शिक्षा को। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में फल दिया था। हमने देखा कि जो सकल पढ़ लिख कर क्या है, अच्छी नौकरी मतलब मिल सकी, उसे पाली है। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने क्या उसके लिए एक देखें नए शिक्षित खोज, नई आकांक्षाएं दी हैं और जीवन के मूल्य विकास किए हैं। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी क्या है, शिक्षा योगदान है। देखें तो हम सकल का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि शिक्षा क्या है, किसी समाज के लिए किस प्रकार योगदान है, किसी समाज या किसी देश के लिए। यह राष्ट्र आय और क्या संस्कृति में वृद्धि करती है। देखो क्या है, जो शिक्षा हमारी किसी राष्ट्र की आय के लिए क्या है, वृद्धि करती है। तो देखते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो, प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे जो स्कूल हैं खोले गए हैं। इस चार्ट को देख सकते हो आप। ये क्या है, एक तरीके से साक्षरता दर है कि पुरुष और महिलाएं और टोटल व्यक्ति देखते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो आप, ये हो जाएगा हमारा जो लाल में है वो पुरुष हैं, जो आपका ग्रीन में है ये महिलाएं हैं। तो देख सकते हैं आप शिक्षा दर कि 1991 में कितनी थी और 2011 में क्या है। एक तरीके से इस स्तर को हम देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे। यहाँ से देखो प्रगति निर्धारण, जैसे आपने देखा कि जो नवोदय विद्यालय से क्या है, इनकी स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यालयों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा पर क्या है योजना, शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के क्या है 151 करोड़ रुपए से क्या है बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है हमारे उसमें क्या है 3766.90 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए गए हैं शिक्षा पर ही। देखिए 1900 बात है पहली पंचवर्षीय योजना की। पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी आपकी 1900 देखें तो 51-52 से लेकर 56 तक थी जो चली थी। उसमें क्या है बस 151 करोड़ लगाए थे शिक्षा पर। बाद में देखें तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना उसमें क्या है 3766.90 करोड़ इसमें पैसा खर्च किया गया शिक्षा पर। देखिए आगे सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951 में अगर प्रतिशत इसका निकाला जाए तो कितना था 0.66 है, से बढ़कर क्या 2015-16 में क्या है 3% फिर क्या है हो गया है। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य की क्या है दस्तावेज जो हमारा क्या है भारतीय रिजर्व बैंक के बजट या अनुमान 2017-18 में घटकर क्या है 7% बताया गया है। इसके साक्षरता दर क्या 1951 18% से बढ़ाकर 2011 में क्या है 74% हो गई है। जो देखिए साक्षरता दर भी अब यहाँ पर बढ़ी है, पहले 18% थी देखिए पहले, तो 2011 में से क्या है 74% हो चुकी है। प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। आपको बताया फिर भी देखेंगे कि यहाँ पर देखें कि जनसंख्या विभिन्न भागों में फिर भी क्या है अंतर पाया जाता है। महिला की अपेक्षा पुरुष में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। तो ये तो सिंपल है कि क्या है जो पुरुष हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं, महिला कहीं ना कहीं क्या है पढ़ाई से वंचित रह जाती है। आगे देखें ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखें तो शहरों में क्या है ज़्यादा प्रतिशत मिलेगा आपको, गाँव में फिर भी क्या है कम देखने को मिलेगा। नगरीय क्षेत्र में साक्षरता दर क्या है करीब 16% अधिक है गाँव की अपेक्षा। वर्ष 2011 में केरल जो है जिला है वो साक्षरता दर में सबसे आगे था, 94% थी उसकी साक्षरता दर, जबकि बिहार में 62% है। देखिए कितना कम है, कितना अंतर है। वर्ष 2015-16 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.41 देखिए तो 8.41 लाख से भी अधिक गांव में फैले हैं। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के लिए कि इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच में छोड़ने के उच्च दर के ने क्या है कमज़ोर कर दिया है। देखें तो कुछ बच्चे क्या है अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या है शिक्षा को एक तरीके से कमज़ोर कर दिया है। देखिए 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूल बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में ये एक तरीके से क्या है सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। एक तरीके से सर्व शिक्षा अभियान चलाया था कि सब पढ़ो, एक तरीके से सर्व शिक्षा अभियान था, मैं एक तरीके से थोड़ा सा अहम रोल निभाया। बाद में देखेंगे सरकार और प्राथमिक शिक्षा सार्वजनिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। जो एक तरीके से सर्व शिक्षा अभियान है वो एक तरीके से सरकार की देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम, ये एक तरीके से योजना ने ध्यान रख लेना, सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर, एक तरीके से ये क्या है ये एक तरीके से क्या है प्रोग्राम चलाए गए हैं, शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के बच्चों के धारण और क्या है उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए क्या है दोपहर का भोजन जैसा मिड डे मील कहते हैं कि योजना कारण की जा रही है।
इन नीतियों से क्या है, भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है भाई, क्योंकि क्या है एक ऐसे प्रोग्राम जिसके कारण क्या है शिक्षा को बढ़ाना है यहाँ पर काम। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में देखें 18 से 23 में तो 25.2% तक क्या है वृद्धि, 2017 और 18 में 30% और 20-21 तक क्या है ये करने का प्रयास किया गया है। यह विश्व औसतन 26% से मतलब मिलती जुलती है। देखें तो विश्व स्तर पर देखें तो ये 26 या 26-27 है, तो अगर देखें तो 30% जो एक तरीके से विश्व स्तर पर देखें औसत देखें तो 26% से मिलती जुलती है, लगभग उसी के करीब हम पहुँच जाएंगे विश्व स्तर पर। यह रणनीति पहुँच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के एक विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना है। देखेंगे व्यावसायिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग का जाल बिछाने पर क्या है, बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक अनौपचारिक दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसार पर भी क्या है केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। देखेंगे 1951 से लेकर 2015-16 के बीच कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों की संख्या वृद्धि हुई है। देखें तो यहाँ पर क्या है स्कूल और कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, घाटा नहीं हुआ है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखें तो एक सारणी दे रखी है कि 1950 से लेकर 2018-19 में क्या है जो महाविद्यालयों की संख्या, जो कॉलेज की संख्या है, और देखेंगे विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी की संख्या है, विद्यार्थी की संख्या देख सकते हैं हम यहाँ पर। देखिए पहले वर्ष है, विद्यालय की संख्या है और विश्वविद्यालय की संख्या है, विद्यार्थी संख्या और शिक्षक यूनिवर्सिटी में कॉलेज है यहाँ पर। तो टोटल आप इसमें डाटा देख सकते हो सारा कुछ। अब बात करते हैं स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे, देखो कि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। जो क्या है जो शकल था वो क्या है फर्म में लग चुका था। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो क्या है खराब स्वास्थ्य होने पर क्या है के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आगे देखें स्वास्थ्य की बात, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो अच्छा काम कर पाएगा, एक अगर बीमार व्यक्ति है तो क्या काम कर पाएगा। तो देखिए आगे किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपने क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। सिंपल है बिल्कुल। देखें ऐसी कोई भी अवस्था स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में क्या है अपना योगदान को क्या है अधिक करने में सक्षम नहीं होगा। आगे देखें वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधार करना किसी भी देश की प्राथमिकता है। अगर देखें तो किसी भी देश को ज़्यादा डेवलपमेंट करनी है तो उसे क्या अपने शिक्षा को और स्वास्थ्य को सुधारना होगा। देखें आगे नेक्स्ट है, हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य और सेवाओं कल्याण पौष्टिक सेवाओं तक उसकी क्या है पहुँच को बेहतर बनाना है। तो देखिए तो सारी सुविधाओं को क्या है लोगों तक पहुँच सके। देखिए आगे पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीय सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। देखें यहाँ पर तो हम प्राथमिक द्वितीय तृतीय देख चुके हैं ये सारा कुछ। यहाँ पर सारा देख सकते हैं एक तरीके से क्या है यहाँ पर जीवन प्रत्याशा है, शिशु मृत्यु दर है, उसके बाद देखें जन्म दर है और मृत्यु दर है। ये सारा दे रखा है, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। देखते हैं आगे, यहाँ पर भी देखिए एक सारणी दे रखी है, इसे आप देख सकते हो कि इस सारणी में देखें तो देखो उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य जो एच से डिनोट किए गए हैं, फिर है औषधालय तथा अस्पताल हैं, ये हैं बिस्तर जो सरकारी तरीके से क्या बेड हैं, भारतीय चिकित्सा परिसर में क्या है पंजीकृत डॉक्टर हैं यहाँ पर, और क्या है नर्सिंग कर्मी जो एक तरह नर्स हैं उनकी एक तरीके से हम देख सकते हैं सारी संख्या आप इसमें आप डाटा में देख सकते हो। 2013, 14, 15, 16, 17 ये एक तरीके से डाटा है। देखिए आगे थोड़ा सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में है सारा पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ पर देखो कि भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें से मौलिक सुविधाएं भी हैं भी नहीं है। एक तरीके से क्या है मौलिक, जैसे पानी है एक तरीके से, इस प्रकार की सुविधा नहीं है। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज हैं।
ये थोड़ा सा जानने के लिए डाटा। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल हैं। सोचो, ये है डाटा। अब देखेंगे बेरोजगार के बारे में थोड़ा सा। कहते हैं देखो, शकल की माँ, वही कहानी शुरू हो जाती है कि रोजगार बेरोजगार। देखो एक ही स्टोरी ने, देखें 2 व्यक्ति जो विलास और शकल है, उसी की स्टोरी के इर्द गिर्द सारा चैप्टर घूम रहा है। उसी तरह देखें तो सारे के सारे स्टोरी से सारा का सारा चैप्टर अच्छे से समझा रखा है, जो हमारा इकोनॉमी का जो चैप्टर है। देखिए आगे नेक्स्ट, देखो बेरोजगारी। शकल की माँ शीला घरेलू काम काज और बच्चों की देखभाल तथा खेतों में काम में अपने पति बूटा का मदद करती थी। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपने मतलब समय खेलने और घूमने फिरने से गुजारते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? यहाँ पर अच्छे से बताया गया है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं, जो शीला है उसे बेरोजगार नहीं कह सकते, और जो सीतू और जो गीतू हैं उन्हें भी हम बेरोजगार नहीं कह सकते, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, बच्चे की श्रेणी में आते हैं। तो देखेंगे, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाएगी जब प्रचलित मजदूर की दर कम, काम करने की इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते। मतलब जो जिन्हें काम की जरूरत है वो जो काम नहीं मिल पाता है, उन्हें एक तरीके से क्या हम बेरोजगार कहते हैं। देखिए शीला की रुचि अपने घर के काम मतलब बाहर काम करने में नहीं है, क्योंकि क्या उसकी रुचि क्या है, बाहर काम करने में नहीं है। और जीतू और सीतू क्या है, छोटे हैं, उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती। नहीं जीतू सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सीतू गीतू और शीला को बेरोजगार क्यों नहीं कहा जा सकता। देखते हैं आगे। यहाँ पर देखें तो देखो, श्रम बल संख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। वो एक तरीके से क्या कहते हैं उन्हें हम उन्हें कहेंगे एक तरीके से जो 15 साल से ऊपर है और 59 से नीचे हैं, वो उन्हें अगर नौकरी नहीं मिल पाती तो वो एक तरीके से बेरोजगार है। 15 से नीचे और 59 से ऊपर क्या है, वो उन्हें हम आश्रित कहते हैं। शकल के भाई और बहन की मतलब बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें क्या है, बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है, वह अपने घर से बाहर जाकर परिश्रम के लिए क्या काम करने की इच्छुक नहीं है, मतलब नौकरी करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी क्या बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्या है वो रोजगार की तलाश में नहीं है। शकल के दादी दादी जिनका क्या है इस चैप्टर में जिक्र नहीं किया है, उन्हें भी क्या हम बेरोजगार नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है वो इस श्रेणी में आते हैं जो हमने ऊपर देखा था आपका 15 से 59 के बीच हमने देखा था कि इसके बीच में आते हैं। अगर देखें जो 15 साल से 59 साल तक के बीच में होते हैं उन्हें हम बेरोजगार कह सकते हैं। बाकी क्या है उनके दादा दादी क्या है इस उम्र से ऊपर हैं, तो इसलिए क्या हम उन्हें भी बेरोजगार नहीं कह सकते। चलते हैं आगे थोड़ा सा देखते हैं। इसमें देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं जो आपका हम ये जानेंगे, चैप्टर को पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, जो समझाने के लिए बस। इसमें देखो सबसे पहले देखेंगे मौसमी बेरोजगारी और क्या इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी दे रखी है। देखें तो जो है मौसमी बेरोजगारी क्या होती है पहले ये बता देते हैं। मौसमी बेरोजगारी का मतलब है क्या है कि साल में कुछ महीने ही क्या है रोजगार प्राप्त हो पाता है, उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। बाकी क्या है दिनों में वो बैठे रहते हैं। अगर हम इसमें कृषि का एग्जांपल ले सकते हैं, जब खेतों में एक तरीके से फसल उठती है तो तब हमारे पास काम रहता है, बाकी हम साल दर साल फ्री रहते एक तरीके से। दूसरा होता है हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी में देखें तो एग्जाम्पल लेते हैं पहले। इसमें अगर देखें तो जैसे मान लो कोई काम है, या ऐसे मान सकते हैं हम जो खेतों में काम है, तो उसमें हमें व्यक्ति चाहिए 4 और फिलहाल व्यक्ति हैं 7 या 8। अगर देखें जो काम है वो क्या है 4 व्यक्तियों से भी चल सकता है आराम से, बाकी फिर भी क्या हमारे पास 8 व्यक्ति हैं। जो 4 व्यक्ति हैं वो क्या है हमारे एक तरीके से प्रच्छन्न बेरोजगारी में आते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं ये होती है हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगर देखें शिक्षित बेरोजगारी, ये ज़्यादातर क्या नगरों में पाई जाती है। जो आपकी शिक्षित बेरोजगारी है वो ज़्यादातर नगरों में पाई जाती है। नगरों का मतलब है शहरों में। तो अगर देखें जैसे कोई पढ़ा लिखा है 8वीं 10वीं और 12वीं पास है तो फिर भी वो बेरोजगार है, तो क्या है उसे हम मतलब शिक्षित बेरोजगार कह सकते हैं। और देखें उस मतलब वो बेरोजगार क्यों, क्योंकि क्या है उसमें हो सकता है कोई ना कोई एक तरीके से टैलेंट की कमी हो, या उसने कोई कौशल, या देखें तो कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं की है, जिसके कारण क्या है वो बेरोजगार है। यहाँ तक हम देख चुके हैं। आगे देखें पूरा टॉपिक में सारी बात वो दे रखें। मैट्रिक के स्नातक डिग्री हुआ, सारा कुछ देखो यहाँ से एक तरीके से पढ़कर देखो आप, सेम टू सेम बिल्कुल जो मैंने आपको बताया। हमारा जो मेन मकसद समझाने का है वो हम आपको बेटर समझा रहे हैं। चलते हैं आगे।
अब देखते हैं हम थोड़ा सा यहाँ से कि देखेंगे, इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का क्या है अधिकतर प्रभाव पड़ता है। ये हम जानती हैं कि क्या है, बेरोजगारी का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है किस पर, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर। बेरोजगार में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह क्या संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। ये हो जाएगा। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। ये नीचे देखते हैं आगे और देखेंगे यहाँ से। देखो सांख्यिकीय रूप से क्या है, भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। ये हमें पता ही क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, निम्न दर है। बड़ी संख्या में क्या है, निम्न आय और क्या है, निम्न उत्पादक वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों की में क्या है की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन क्या है, उनकी क्षमता और आय के हिसाब से उनके लिए प्राप्त नहीं है। जो जितनी तरीके से क्षमता से काम करते हैं उनके हिसाब से क्या है, उन्हें कम वेतन मिलता है। आगे देखेंगे, काम उन पर क्या है, थोपे हुए हैं। उन पर क्या है, जो काम है थोपे हुए हैं, इसलिए क्या है, शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद नहीं करते। तो क्या है, अगर देखिए बाई चांस अगर मान ले किसी को इंटरेस्ट है कंप्यूटर में और उसे क्या है वर्कर का काम कर दिया जाए, तो क्या है उसका ध्यान वहीं रहेगा, तो क्या है वो वर्कर का काम जो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ये भी चीज़ है। आगे देखें, गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते। वे किसी भी काम में जुड़ना चाहते हैं, चाहे उसे कितनी भी मतलब कमाई हो। अपनी इस कमाई की वे से क्या है, वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। ये हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे। यहाँ से इसके अतिरिक्त और देखिए, यहाँ इसके अतिरिक्त क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेष है। यद्यपि सभी लोग आवश्यकता नहीं होती, फिर भी पूरे परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र को प्रच्छन्न, जो हमने पढ़ा है, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी में होती है। तो मैंने आपको पहले बताया था अभी कि क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, जिसमें क्या है ज़्यादा लोग हों और काम कम हो, वो होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या आपको स्मरण है कि जब आपने अपने जूते या चप्पल ठीक कराए तो मतलब कितना भुगतान किया था? एक तरीके से चित्र दे रखा। तो यहाँ से दे रखा, देखो, आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों को में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि में सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। उसके बाद देखेंगे, पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कमी आई है। यहाँ से देखेंगे, कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीय तृतीय क्षेत्र में चला जाता है। द्वितीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले निर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही। एक तरीके से दोबारा से यहाँ पर दे रखा है कि प्राथमिक तृतीय क्षेत्र में क्या है, हम दोबारा से बता देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, वे क्षेत्र आते हैं जिसमें क्या है, प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, खनिज है, ये सारे के सारे क्या हमारा प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय अगर देखें तो द्वितीय में कौन सा है, तो यहाँ पर क्या है, विनिर्माण का काम होता है, जहाँ पर कोई ना कोई सामान बनाया जाता है। मतलब प्राथमिक जो क्षेत्र में काम जो है, जैसे गेहूं से आटा बनाकर क्या है बिस्किट बना देना, वो हमारा द्वितीय क्षेत्र का। तीसरे में आ जाएगा हमारा, जैसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें अगर देखें, बैंक है, स्कूल है, कॉलेज है और यातायात के साधन हैं जितने भी, वो सभी के सभी क्या हमारे तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। यहाँ पर एक तरीके से क्या है, इसी प्रकार की कहानी बताई, एक गांव की कहानी, जिसमें क्या है, एक परिवार होता है, वो अपने बेटे को क्या है बाहर भेज देते पढ़ने के लिए, और क्या है वो इंजीनियर बन जाता है, कृषि इंजीनियर बन जाता है। उसके बाद में क्या है, वो अपने गांव में आता है और क्या है, कुछ टेक्निक द्वारा क्या है, कृषि की जो फसल है और उसे ज़्यादा उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या है, गाँव को पूरे फ़ायदा मिलता है। कुछ इस प्रकार की कहानी है। बाकी अब देखें तो हमारा जो चैप्टर है फिनिश है, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये भी काफ़ी क्या है लंबी वीडियो हो चुकी है। चैप्टर थोड़ा बड़ा था, पेचीदा है, समझाने में थोड़ी सी टाइम लगता है, तो इसलिए क्या है, इसमें चैप्टर में टाइम लगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहे हमारे साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।